हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लेके आ गए हैं ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि में इतना जान लीजिए छपने वाला है। ठीक है, आपको मैं टोटल 10 प्रश्न बताऊँगा। आपको वो 10 प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में वो सारे प्रश्न 7 से 8 प्रश्न अवश्य ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर 7 से 8 ही प्रश्न आ रहा है, 2-3 प्रश्न तो आ नहीं रहा है। तो उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको उसमें से मात्र 5 ही प्रश्नों का जवाब देना रहता है। ठीक है, 10 प्रश्नों में से। ठीक है, 10 प्रश्न का जवाब आपको नहीं देना रहता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 का है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि साम्यवाद की संकल्पना एवं उद्भव का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि साम्यवाद की संकल्पना क्या है और इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि साम्यवाद की संकल्पना एवं उद्भव पर अपना विचार प्रस्तुत करें। यहाँ वर्णन हटा देगा और अब बोल देगा विचार प्रस्तुत करें। हो सकता है प्रकाश डाले, हो सकता है निबंध बोल देगा लिखने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो साम्यवाद की संकल्पना के बारे में पूछा जा रहा है तो हम इसका आंसर फटाक से लिख देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग साथ साथ में हम लोग प्रश्न को भी समझते चलेंगे ताकि जो भी आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर घुमाए तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और रह गई बात इसकी आंसर की, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से टॉपर बैच को बनाया गया है। आपको उसमें सारे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 प्लस जीएस का सारे चीज़ का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से कहानी की तरह उसमें बैच में समझाया गया है। जैसे सपोज दैट आप बचपन में थे और एक बार मतलब कहानी सुन लेते थे और आपको याद हो जाता था, उसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीका से कहानी के तौर पर आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, आपको मात्र एक रात, इतना जान लीजिए, एक रात पढ़ना है और टॉप कर जाना है। बस आपका टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भूगोल के विकास में कार्ल रिटर की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कि जो भूगोल का विकास किस प्रकार से उनका योगदान रहा कार्ल रिटर का। जैसे सपोज डेट आप मान लीजिए, जैसे हमें स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का किस प्रकार योगदान रहा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि भूगोल के विकास में उनका कार्ल रिटर का क्या योगदान रहा। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि रिटर 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिटर दे या फिर कार्ल रिटर दे, आपको बस कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि हमको रिटर जहां भी दिखे आपको इसका आंसर फटाफट लिख देना है। एक और मैं बात बताना चाहता हूं, आप जो भी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा एकदम टॉपिक्स वाइज टॉपिक दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब लिखना शुरू कर दिए तो लिखते लिखते एकदम रह गया, नहीं। सबसे पहले आपको परिभाषा देना है। ठीक है, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने जो पीडीएफ बनाए हुए हैं, ठीक है, हमारी टीम के द्वारा जो पीडीएफ बनाई गई है उसमें काफ़ी ही बेहतरीन तरीका से आपको उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी काफ़ी ही बेहतरीन तरीका से उसमें बताया गया है। ठीक है, तो मात्र आप 249 रुपये में आप अपनी तैयारी को बेहतरीन नहीं काफ़ी ही बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है और मुझे पता है कि अगर आपका इसमें अगर लास्ट ईयर में थोड़ा सा भी अगर रिजल्ट घबराता है तो फिर आपका ये हमेशा के लिए रह जाएगा। क्योंकि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 प्लस पेपर 8 जो आपका प्रैक्टिकल है, इसका नंबर आपको फाइनल मार्क्स में चढ़ता है। इसी के आधार पर आपका रिजल्ट निर्धारित होता है कि आपका कितना परसेंट आया। ठीक है, और खास करके लड़कियों के लिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका सरकार के द्वारा जो 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाती हैं यानी 60% नहीं ला पाती हैं तो वो वंचित रह जाती हैं। ठीक है, तो आपको वैसे नहीं करना है। ठीक है, बैच लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही बेहतरीन बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं कि रिटर के प्रमुख भौगोलिक विचारों अथवा कार्यप्रणाली को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी रिटर के जो प्रमुख भौगोलिक विचार था उनका कौन कौन से प्रमुख विचार थे उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के कारण एवं परिणाम पर प्रकाश डालिए। यानी आपको बताना है कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति हुआ क्यों। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कुछ ये आपका एक तरीका से क्रांति हुआ और आप उसका क्रांति जब किए यानी आप एग्जाम जब दिए
तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम आएगा। यानी अगर आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो हो सकता है आपका 85% नंबर हो, 90% नंबर हो। कुछ बच्चों ने एकदम मतलब जैसे करते आ रहे हैं ज़िंदगी भर से, तो उनका 55-60 ऐसे ही उनका एवरेज रहेगा। कुछ बच्चों का जो है कि वो कुछ भी नहीं, बस गए वहाँ पे कुछ कुछ लिख दिए तो उनका 30 से 40% आ गया नंबर। तो वो क्या है, तो वो परिणाम है। तो वही पूछा जा रहा है कि भूगोल के मात्रात्मक क्रांति का कौन कौन से कारण थे, ठीक है, और उसका परिणाम क्या निकल के आया। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे की जो भी सरकारी फॉर्म वगैरह आती है, ठीक है, तो वो आप लोग उसके लिए फॉर्म के लिए आप भरने के लिए योग्य हो, तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो उसी प्रकार से इसका उसका मतलब क्या उसका उद्देश्य है, उसी के बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। भूगोल के विकास में रेटजेल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो ऊपर पढ़ा हुआ था, इसमें क्या। जो बच्चे क्वेश्चन को लिख रहे होंगे वो भली भांति समझ रहे होंगे, और जो बच्चे अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यानी जिस नाम से चैनल चलता है ऑल इंचोराइजेशन, आप उसी नाम से आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है, आपको PDF वहाँ से प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ रेटजेल दिया हुआ है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, यहाँ कार्ल रिटर दिया हुआ है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। ये काफ़ी ही बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पूछा जाता है कार्ल रिटर, लिख देते हैं इनके बारे में, तो वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है कि भूगोल के विकास में रेटजेल पर प्रकाश डाले। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल जाए कि भूगोल के विकास में रेटजेल की भूमिका पर एक निबंध लिखे। यहाँ विश्लेषण हटा देगा, बोल देगा निबंध लिखने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर रखना है हमें, तो आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि आपको जहाँ भी भूगोल के विकास में रेटजेल के बारे में पूछा जाए फटाक से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और आपको हम एक और बात बता दे रहे हैं, ये आपका सेक्शन ए है। ठीक है, आपको एग्जाम में सेक्शन ए तथा सेक्शन बी में से आपको जवाब देना रहता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे सेक्शन ए में से कितना प्रश्नों का जवाब देना रहता है और सेक्शन बी में से कितने प्रश्नों का जवाब देना रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है भूगोल के अन्य विज्ञानों के साथ किस प्रकार से संबंध है। जैसे आपका सपोज डेट मान लीजिए फिजिक्स आप सौरमंडल पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है, भूगोल में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसका बताना है संबंध। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे है कि भूगोल और इतिहास के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए, यानी किस प्रकार से था उसके बारे में आपको लिखना है। ये सारी चीज़ों का जो है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना जान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% छप चुका है। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, भूगोल तथा अर्थशास्त्र के संबंध की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए। या फिर आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि भूगोल तथा राजनीति शास्त्र के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। ये सारी चीज़ों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको हमने उसमें क्लास में बताया हुआ, किस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि इसमें आपका सारी चीज़ का परिचय एक ही होगा, बस थोड़ा सा टॉपिक जो इधर उधर है तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए में से कितने प्रश्नों का जवाब देना था और सेक्शन बी में से कितना प्रश्नों का जवाब देना था। अगर सपोज दैट आपको 5 प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे और आपको आता है 3 प्रश्न, तो ऐसा आप गलती भूल के भी नहीं कीजिएगा। मात्र आपको 2 ही प्रश्नों का आपको जवाब सेक्शन ए में से देना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो सेक्शन बी होगा उसमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ऊपर वाला में से 3 दे दिए और पता चला कि इसमें से हम 2 दिए, तो आपका क्या होगा, आपका 5 प्रश्नों का मतलब नंबर नहीं जुड़ेगा। मात्र आपको 4 ही प्रश्नों का जो आप लिखे होंगे आपको 80 नंबर ही मिलेगा, ना कि 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। एक जो प्रश्न होता है वो कितना नंबर का होता है आप लोग जानते ही हैं, एक प्रश्न जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी ही महत्वपूर्ण है, ब्राजील कहवा क्षेत्र का एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी आपको बताना है कि ब्राजील में कहवा जो क्षेत्र है उसका भौगोलिक विवरण किस प्रकार से है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि ब्राजील कहवा के क्षेत्र का एक संतुलित भौगोलिक विवरण पर प्रकाश डाले। यहाँ प्रस्तुत की जगह पर बोल देगा प्रकाश डाले, या हो सकता है निबंध डाले। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्या लेकर चलना है कि हमें पूछा जा रहा है ब्राजील का कहवा क्षेत्र, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, फटाक से आंसर लिख देना है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पूरा देखिए क्वेश्चन को हम इसलिए इतना गहन तरीका से बता रहे हैं ना कि आपको एग्जाम जब दीजिएगा ना तो वहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब बोला जाता है ना 1% भी वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइए। मेरा उद्देश्य यही है और हमारी टीम का भी उद्देश्य है कि हमारी मेहनत और आपकी सफलता, यानी हम लोग आपको इतना जान लीजिए एक पूरा सागर को एक छोटा सा गागर में दे रहे हैं कि बबुआ ये पढ़ लो, ये टॉनिक पी लो, आप एग्जाम में टॉप कर जाओगे।
इतना 100% है। जो बच्चे अगर आपसे हमने अगर बीए पार्ट 1 हमसे पढ़े होंगे, हमारी टीम के द्वारा जो पढ़ाई गई थी, या फिर बीए पार्ट 2 पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा कि हम लोग के द्वारा जो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बताए जाते हैं उसमें से 7 से 8 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो बच्चों को लगता है कि आता है कि नहीं आता है, तो उनके लिए एक हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है कि बाबू 7-8 प्रश्न, देखिए अपने मुंह से खुद बड़ाई करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आपको इतना जान लीजिए, आपको 10 का 10 प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम में हुबहू। ठीक है, तो आपको एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कितना प्रश्न सर के द्वारा, उनके टीम के द्वारा जो बताया जा रहा है, कितना मेहनत के द्वारा बताया जाता है, और वो उसका परिणाम भी निकल के आता है। हमारे टीम का एक ही उद्देश्य है, हमारी मेहनत आपकी सफलता, यही हम लोग का टीम का नारा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। अफ्रीका के भू आकृति विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि दक्षिणी अफ्रीका का एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से प्रियंका मैम के द्वारा इसको समझाया गया है ना, मैप के द्वारा। ठीक है, तो इसमें तो बच्चे जो बैच लिए हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के भू आकृति प्रदेशों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी ऑस्ट्रेलिया जो भू आकृति फैली हुई है उस प्रदेशों के बारे में बताना है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना, हर एक राज्य का अलग अलग फसल वगैरह उगाई जाती है। जैसे असम में चल जाइएगा तो वहाँ पे चाय की खेती बहुत अधिक होती है ना, तो उसी प्रकार से आपको इसमें बताना है। ठीक है, कि वहाँ पे किस प्रकार से क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के भू आकृति प्रदेशों पर निबंध लिखें, या विशेषता हटा देगा, बोल देगा निबंध लिखने के लिए या फिर प्रकाश डालने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काफी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन का एक संतुलित भौगोलिक विवरण दीजिए, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो मरे डार्लिंग बेसिन है उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लिया गया है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये भी वाला भी आप एक क्वेश्चन और भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप याद क्या करना है, अगर जो बच्चे अगर बैच लिए होंगे तो उनको याद करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, उनको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को बस 1 से 2 बार देखेंगे, PDF पढ़ेंगे, खल्लास क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ग्रेजुएशन एग्जाम में होता क्या है कि आप याद कीजिएगा ना, आपसे याद नहीं होगा। आप उस बातों को समझिए, फील लाइए। ठीक है, आप बैच नहीं ले रहे कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको फील से पढ़िए, एकदम ऐसा कीजिए कि हाँ अमेजिंग कीजिए कि हम वहाँ पे हैं। ठीक है, तो वैसा कीजिए, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा। और जो भी बच्चे लिखेंगे एग्जाम में उनसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक्स वाइज टॉपिक लिखेंगे, ऐसा नहीं कि दाल भात एक में लिखना शुरू कर दिए हो गया, वैसे नहीं करना है। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक दे के लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के जलवायु विभाग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए।